नमस्कार बच्चों। कल आप लोगों ने दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन के बारे में पढ़ा। महाराष्ट्र में जो श्रीखंड पोहा, गुजरात का ढोकला और राजस्थान की दाल बाटी चूरमा। आज मैं आप लोग को बताती हूँ उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से पकवान खाई जाती है व्यंजन। तंदूर की रोटी, नान, सब्जी, दाल, लिट्टी चोखा, ये सब उत्तर भारतीय व्यंजन है। तो आप लोग जो डोसा, इडली, पोहा, श्रीखंड, ढोकला, कचौड़ी, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, तंदूर की रोटी, ये सब खाना अलग अलग राज्यों की है। लेकिन आजकल ये सब खाना हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मिलता है और खाते हैं। मतलब हमारे भारत देश का जो हर राज्यों का खाना दूसरे राज्य में भी मिलने लगा है। तो यही है हमारी भारत देश की एकता। अब है नृत्य के बारे में जानते हैं। डांस। दक्षिण भारतीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश पूरे देश में पसंद किए जाते हैं। और जो कथक डांस है, कथक नृत्य है, वो कहाँ है? उत्तर भारत में। तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथक, ये डांस भी, ये नृत्य भी अब भारत के हर कोने में लोग पसंद करने लगे हैं। ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। उत्तरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में, जो भारत के विभिन्न प्रकार के जो प्रदेश है, देश है, उसमें भिन्नता दृष्टिगोचर मतलब क्या होता है? दिखाई देना। तो हमारे भारत देश के जो अलग अलग प्रदेशों में भी अलग अलग तरह के हर चीज दिखाई देती है। तथापि यदि अपने विचारों की एकता के कारण यहाँ सदा सामाजिक संस्कृति का एक ही रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि तमाम विविधताओं के बावजूद भारत प्राचीन काल से सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक इकाई के रूप में विश्व का मार्गदर्शन करता आया है। तो इतने सारे विविधताओं के बाद भी, अलग अलग रीति रिवाज के बाद भी जो हमारा भारत देश है, क्या है? एक है। अनेकता में एकता को बनाए रखने में भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म का महत्वपूर्ण योगदान है। अनेकता में अलग अलग खान, अलग अलग पकवान, अलग अलग रहन सहन के बाद भी हमारे भारत में जो एकता है, वो हमारे आत्मा, जो हमारे मन का संबंध है, उसका योगदान महत्वपूर्ण है। हमारा मन साफ है, हम मन से एक दूसरे को चाहते हैं। तो अलग अलग राज्य के रहने के बाद, अलग अलग खान पीन होने के बाद भी हम लोग क्या है? सब भारतवासी एक है। संस्कृत भारत के अधिकांश भाषाओं की जननी है। जननी मतलब जन्म देने वाला, माँ है। तो जो हमारे भारत की जो भाषाएं है, वो सबसे पहले कौन सी थी? संस्कृत। इसीलिए भारतीय भाषाओं पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखता है। हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है, जो संस्कृत की भी लिपि है। जो ये सब देश, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो की जो लिपि देवनागरी है, और संस्कृत की भी लिपि क्या है? देवनागरी ही है। हिंदी अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जो हिंदी भाषा है, वो भारतीयों द्वारा अधिकांश मतलब सबसे ज्यादा, भारत के जो सबसे ज्यादा आबादी है, वो क्या बोलते हैं? हिंदी बोली जाती है। क्यों? अतः इन्हें भारतीय संविधान की 343वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए भारत के जो अधिकांश लोग होते हैं, वो हिंदी बोलते हैं। भारत के कोई भी कोने में चले जाइए, आपको हिंदी अगर आती है तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर गुजरात में आप सिर्फ गुजराती बोल रहे हैं, अगर आप चले जाएंगे महाराष्ट्र में, चले जाएंगे आप अगर आंध्र प्रदेश में, तो आपको ये गुजराती काम नहीं आएगी। आपको क्या बोलना पड़ेगा? अगर इंग्लिश आती है, नहीं तो हिंदी तो बोलना ही है। अगर हिंदी बोलेंगे तो ही लोग समझ पाएंगे। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया है कि भारत के अधिकांश जो लोग होते हैं, वो हिंदी जानते हैं।
यही एक भाषा है जो सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। यही कौन भाषा? एक हिंदी ही भाषा है जो पूरे भारत में बोली जाती है और पूरे भारत के लोग इसे समझ पाते हैं। भारत को एक बनाने में हमारे धार्मिक स्थलों की भी महती भूमिका है। हमारे भारत में जो एकता है उसमें भी बहुत अहम भूमिका किसका है? धार्मिक स्थलों की है, मंदिर, मस्जिद, चर्च की है। आप देश के किसी भी भाग में चले जाइए, आप भारत देश के कोई भी कोने में जाइए, कोई भी राज्य में जाइए, लेकिन आपको एक ही तरह के मंदिर दिखाई देंगे। चाहे आप मोरबी का मंदिर देखिए, आप अहमदाबाद के मंदिर देखिए, दिल्ली का देखिए, आप आंध्र प्रदेश का देखिए, मुंबई का देखिए, लेकिन सबका जो एक बनाने का तरीका होता है वो सब एक ही होता है। उनका गर्भगृह मतलब होता है जो मंदिर के अंदर जो भगवान होते हैं उसका देखना, वही होता है तरीका। उनका जो आंगन होता है जो बड़ा सा, जिसको यहाँ पे आप लोग क्या बोलते हो, फरिया बोलते हो, वो भी ऐसे बड़ा सा होता है सब जगह। तो ये सब जो समानता होती है एक जैसा देखने को मिलती है। अगर आप मस्जिद देखते हो तो मस्जिद में भी देखोगे कि वही जो गुंबद जैसा बना होता है। अगर चर्च देखते हो तो चर्च कहीं बड़ा छोटा, साइज का अंतर हो सकता है, कोई बड़ा या छोटा, लेकिन एक जो बनाने का तरीका होता है वो सब क्या हो, एक होता है, समानता होती है। भारत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मिलने से बना है। जो हमारा भारत देश में कितने राज्य है? 29 राज्य है, और केंद्र शासित कितने हैं? 7 है। भारत जैसी विविधताओं का मिलना विश्व के किसी एक देश में अत्यंत दुर्लभ है। भारत में जो विविधताओं है वो विश्व में कहीं भी नहीं है। हमारे भारत देश में अलग अलग रीति रिवाज, जाति, खान पीन सब अलग अलग है, फिर भी हमारा देश क्या है? एक माला में पिरोया हुआ है। प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु कहलाता है। भारत को क्या कहा गया है? विश्व गुरु कहा गया है। जब शेष विश्व अंधकार में डूबा था तब भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था। कौन कौन से हमारे भारत में विश्वविद्यालय थे? सबसे पहले तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी, ये सब विश्वविद्यालय का नाम है जो हमारे भारत देश में ज्ञान को देने का काम किया था। वर्तमान समय में भारत ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपना यान भेजकर विश्व के शीर्ष देशों में अपना नाम शुमार कर लिया। अभी अभी हमारे जो भारत ने कौन सा मंगल ग्रह पर क्या भेजा था? यान भेजा था, उसमें भी उन्होंने अपना नाम शुमार कर लिया। शुमार मतलब क्या होता है? गिनती, मतलब गिनती किया था किसमें? अपने सफलतापूर्वक योगदान में विश्व में अपना नाम भी गिनती कर लिया। दूसरे देशों ने भेजा था तो हमारे भारत ने भी मंगल ग्रह पर यान भेजा था। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। साथ साथ भारत विश्व शांति की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। भारत जो है विश्व की शांति के लिए उसका अमूल्य योगदान है, जिसका कोई मूल्य ना हो। हमारा भारत दूसरे देश को भी बहुत सहयोग कर रहा है। देश के नागरिकों को सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम एक महान देश के निवासी हैं। हमारे देशवासी को यह हमेशा स्मरण मतलब याद रखना चाहिए कि हमारा जो भारत देश है बहुत महान है और हम उसके निवासी हैं, हम उस भारत देश में रहने वाले, हमें इस पे गर्व होना चाहिए। अतः हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे विश्व में भारत की छवि खराब हो। इसीलिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा भारत देश का नाम खराब हो। हमें इस महान देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। जो हमारा भारत देश है इसमें सामाजिक या सांस्कृतिक कैसे भी मुसीबत हो पर हमारे अपने भारत देश की रक्षा करनी चाहिए। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। भारत में एकता बनाए रखना ये हम किसकी जिम्मेदारी है? हम भारतवासी का जिम्मेदारी है। तो हम लोग अपना जिम्मेदारी को जरूर निभाएंगे और हमें निभाना ही चाहिए। इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे राष्ट्रीय गौरव को बरकरार रखते हुए इसके विकास में अपना
अमूल्य योगदान दे। तो हम भारतवासी का क्या कर्तव्य है, क्या काम है कि हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है उसको बरकरार रखे, उसके आगे बढ़ाए। हमारे भारत के विकास में जितना हमारा योगदान हो सके, जितना हम हो सके हम उनका मदद करें, योगदान करें, हौसला बढ़ाए। तो हमें अपने भारत पे गर्व होना चाहिए और हमारे भारत में जो है जो क्या है अनेकता में एकता का प्रतीक है, इसे क्योंकि हमें इस पे गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। तो आज आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। मैं कुछ आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ खान पान से संबंधित। आप लोगों ने अभी पढ़ा था तो एक बार देखिए आज का होमवर्क क्या है। अलग अलग राज्यों के व्यंजनों के नाम लिखो। जैसे गुजरात में कौन कौन सा आप व्यंजन खाते हो, कौन कौन सा खाना आपको पसंद है, 2 3 4 5 जो भी आप खाते हो उसका नाम लिख सकते हो। राजस्थान में क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके बारे में आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट के माध्यम से इसे लिख सकते हैं। तो आप इसे अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके बाय, कल मिलते हैं।